बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल रीडर्स हब। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, तो टाइटल आपने देख लिया है। शुआ से मैंने आज का शॉर्ट नावल जो है वो चूज़ किया है। ये आया था सितंबर 2002 के शुआ के शुमारे में। हाँ जी, तो ये हैं जी खूबसूरत सी मॉडल। इनका नाम भी मुझे नहीं आता, लेकिन ये बहुत कम ड्रामों में आती थी। हाँ, लेकिन ये फ़ैशन शोज़ और कमर्शल्स में बहुत आती थी। तो खूबसूरत सा चुनरी का सूट पहना हुआ है, बहुत प्यारा सा ये इन्होंने ज्वेलरी सेट पहना है। भाई तब की जो ज्वेलरी और सूट्स थे बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा फैशन था, ढका छुपा। और आजकल फिर वही कपड़ा, वही फैब्रिक, वही फैशन, वही स्टाइल इन हो रहा है मेकअप ज्वेलरी और सूट्स में भी। तो अभी मैंने इस पे भी तबसरा कर लिया है। आज वैसे मेरा पहला ख़्याल था कि मैं ना आप सबके कमेंट्स पढ़ूंगी, काफ़ी दिन हो गए नहीं पढ़े। ये नावल थोड़ा सा छोटा था तो मैंने सोचा साथ में कमेंट्स भी पढ़ लेती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कमेंट सेक्शन में चलते हैं पहले। अच्छा जी, ये जिरगा सिस्टम जागीरदार, ये बहुत खूबसूरत नावल था। जर्द ज़मानों का सवेरा मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत पसंद किया इसे और मुझे बहुत से व्यूज़ भी मिले। ये इसका जो लास्ट पार्ट था, फैसल ख़ान हैं जी, ब्यूटीफुल नावल, बहुत शुक्रिया। फिर जे फ्यूडल सिस्टम पे जो हार्ट टचिंग सी स्टोरी थी, जिनकी लड़कियों की शादी नहीं करते थे, उनको उनके जहेज़ वाले कमरों में बंद कर देते थे, तो ये उस पे रिलेटेड था। ये भी बहुत प्यारी हार्ट टचिंग स्टोरी थी। अस्मा दिल ज़बरदस्त नावल, बहुत शुक्रिया अस्मा। मुबशरा काशिफ वेरी गुड, बहुत शुक्रिया मुबशरा। ये हैं जी मिसेस आमिर, ट्रू स्टोरी, हमारे विलेज में ऐसा ही होता है। देख लें, ये जो स्टोरीज़ हैं ये भी सच्चाई पे बेस्ड होती हैं। जो हमारे माशरे में हो रहा होता है उसी से रिलेटेड ये स्टोरीज़ बनती हैं। फारिया शेख, वाह, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस अमेजिंग नावल, योर चॉइस इज़ ऑलवेज़ वेरी लवली। बहुत शुक्रिया फारिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये हैं जी ज़र्द रुतों का आखिरी फूल, जबरी मिर्ज़ा, वाओ, आउटस्टैंडिंग नावल। मिसेस आमिर, डिफरेंट स्टोरी। अम्मार अहमद, लवली नावल। रूबी शेख, वेरी गुड नावल। अस्मा दिल, ज़बरदस्त एंडिंग, मोस्ट ब्यूटीफुल नावल। सरदार महमूद, वेरी गुड 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 नावल, बहुत शुक्रिया आप। अच्छा जी, ये हैं मुबशरा काशिफ, सबाहत नदीम, आयशा हैं, ब्यूटीफुल नावल। फारिया शेख, अमेजिंग दोनों पार्ट ही, टू मच इंटरेस्टिंग, थैंक्स सो मच, बहुत शुक्रिया फारिया। अनीस बानो, ज़बरदस्त है। ये था फूलों की राह गुज़र, उज़मा गुल का नावल। शबाना आरिफ, वेरी वेरी नाइस स्टोरी, बहुत शुक्रिया आप सबका, आपकी सबकी मोहब्बत का, आप सबके कमेंट करने का। मोहब्बत हम सफ़र मेरी पे है जी, रूबी शेख, वेरी इंटरेस्टिंग नावल, थैंक यू। अस्मा दिल का था जर्द ज़मानों का सवेरा, इंटरेस्टिंग। सरदार महमूद, बहुत नाइस सिस्टर, बहुत शुक्रिया भाई। फिर हैं जी माई सॉन्ग, आयशा, थैंक्स कि आपने ख़वातीन और शुआ डाइजेस्ट के नावल अपलोड शुरू कर दिए। जी बिल्कुल, बहुत से पुराने ऐसे नावल जो मुझे याद नहीं आ रहे थे वो मुझे इन नावल इन डाइजेस्ट में से मिल गए। माई सॉन्ग, आयशा, अजरा दिक, मोस्ट ब्यूटीफुल एक्टर्स इन पीटीवी। हम स्कूल में थे जब इनके ड्रामे, जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत और बड़ी प्यारी एक्ट्रेस थी ये। मुबशरा काशिफ, वेरी वेरी गुड, थैंक यू मुबशरा। ये हैं जी आयज़ा ख़ान, अस्सलाम वालेकुम। आप ही मुझे भी एक नावल ढूंढना है, नाम नहीं याद है, जिसमें हीरोइन डॉक्टर है और हीरो उसके मामू का बेटा नाना नानी के पास रहते। जी ज़रूर, इंशाल्लाह, ये मेरे जहन में थोड़ी सी स्टोरी है, मैं इसको ढूंढ के, थोड़ा सा टाइम लगेगा तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके लिए ये नावल रिकॉर्ड करूँगी, या शायद मैं चेक करूँगी, शायद मैंने डॉक्टर बेस्ड नावल पे ये शायद पढ़ा भी हो, फिर भी मैं आपको चेक करके बता दूँगी। अस्मा दिल, नाइस नावल, थैंक यू अस्मा। शमा परवीन, वेरी स्वीट एंड लवली नावल, बहुत शुक्रिया शमा। अम्मार अहमद, वेरी स्वीट, थैंक यू। हबीबा ख़ान, सलाम बाजी, आप मेरे लिए भी एक नावल ढूंढ दे। हीरो का नाम गाजी है और मरियम हीरोइन का। गाजी पर कत्ल का इल्ज़ाम लगता है, गाजी अपने माँ बाप। चलें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी, ये नावल भी जो है ना इंशाल्लाह ढूंढ के आपके लिए मैं पढ़ूँगी। अस्मा दिल, नाइस नावल, थैंक यू। शमा पर, वेरी स्वीट एंड लवली नावल, वेरी स्वीट, ठीक है जी। ये हैं जी मोहम्मद अब्दुल्ला। अब मुझे नहीं पता ये इनकी अपनी आईडी है या इनकी आईडी से कोई लेडी हैं,
अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं भी इंडियन हूँ और मैं भी आपकी नावल सुनती हूँ। अच्छा, ये लेडी हैं। मैंने नोटिस किया है कि आप फरमाइशी नावल रीड करती हैं। प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप मेरे भी फरमाइश नावल पे प्लीज़ रीड करें। प्लीज़ रीड करें ना। 1999 में शाया हुआ था निगहत अब्दुल्ला का। जी ज़रूर, इंशाल्लाह। 99 के जितने भी डाइजेस्ट हैं उनमें मैं निगहत अब्दुल्ला के नावल जो हैं वो चूज़ करके तो आपके लिए ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। आपका मैंने कमेंट ये महफूज कर लिया है। इंशाल्लाह जब मुझे इस ईयर के नावल जो हैं निगहत अब्दुल्ला के मिले तो मैं आपके कमेंट के साथ ये लगाऊंगी और आप ज़रूर सुनिएगा। थैंक यू सो मच। बहुत सा प्यार आपके लिए कि आपने इंडिया से मुझे कमेंट किया है। अल्लाह आपको हमेशा खुश खुरम रखें, आमीन। फारिया शेख, हार्ट टचिंग इमोशनल बट इंटरेस्टिंग नावल थी। जी फारिया, बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी थी। इवन कि अगर आप लोगों ने नोट किया होगा, इसका जो एंड वाला था जिसमें वो ख़त लिखती है, वो पढ़ के मुझे ख़ुद को रोना आ रहा था। जिस अंदाज से उसने वो ख़त लिखकर सालार को दिया था ना, मुझे बहुत रोना आ रहा था वो पढ़कर। तो बड़ी मुश्किल से मैंने ये इसका एंड वाला पार्ट जो है वो रिकॉर्ड किया था। मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। चलिए जी, फारिया शेख हैं जी। सुपर, थैंक्स अ लॉट। शुक्रिया जनाब। अच्छा जी, सुपर, थैंक्स अलॉट। इतना ओल्ड नॉवेल्स हैं, मैं तो न्यू न्यू ही रीड एंड सुनती हूँ अपनी जनरेशन के हिसाब से, बट ये ओल्ड टाइप ज़रूर सुनती हूँ आपकी ब्यूटीफुल वॉइस में। बहुत शुक्रिया फारिया, बहुत शुक्रिया। आप यकीन नहीं करेंगी, आज के नावल से ज़्यादा जो ओल्ड नावल है ना वो आपको ज़्यादा इंस्पायर करेंगे। जैसे मैं पढ़ती हूँ, बहुत खूबसूरत नावल होते थे। नावल अब भी अच्छे हैं लेकिन जो पहले नावल्स का मयार था वैसे नहीं है। आयशा हैं, वेरी ब्यूटीफुल सर वर्क एंड आउटस्टैंडिंग नावल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आयशा। आयशा अस्मा दिल, वेरी इमोशनल हार्ट टचिंग नावल। कुछ लोग होते हैं जो किसी की भी परवाह नहीं करते। जी बिल्कुल। 19s के ख़वातीन और शुआ डाइजेस्ट बहुत ही बेस्ट होते थे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। चलिए जी, अब चलते हैं नावल की तरफ। मैं आपको नावल की तरफ लेके चलती हूँ। कमेंट्स मैंने आपके पढ़ लिए हैं। प्लीज़ डू कमेंट अगेन एंड अगेन। और चलिए आज नावल की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, मैंने नावल चूज़ किया है फरहाना नाज़ मलिक का दिल के आंगन में उतरा चाँद। बहुत ही खूबसूरत छोटी सी ये लव स्टोरी है। आप लोगों ने पूरी सुननी है, बहुत मज़ेदार है। इसमें ये है कि जो हीरो और हीरोइन है ना, हीरोइन तो जानती है कि हीरो उसके बाबा के दोस्त का बेटा है, लेकिन हीरो नहीं जानता कि ये मेरी बाबा के दोस्त की बेटी है। उसके पीछे पागल हो जाता है, बेवकूफ़ों की तरह उसे ढूंढता है, लेकिन उसको ये बिल्कुल नहीं अंदाज़ा होता कि ये वही है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। शादी तय हो जाती है। फिर शादी की रात जो उसको सरप्राइज़ मिलता है वो बहुत मज़ेदार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनाब। दिल के आंगन में उतरा चाँद। जानते हो ना कितने साल के हो चुके हो तुम। अम्मा के लहजे के साथ साथ अंदाज भी काफ़ी कड़ा था। वो चाय का कप टेबल पर रख के सीधा हो बैठा, गोया अम्मा के साथ होने वाली ज़बानी कलामी जंग में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गया हो। जी हाँ, अगर मेरी याददाश्त का कसूर नहीं तो 32 बरस का ज़रूर हो चुका हूँ। कादर तौक़ुफ़ के बाद अम्मा की बात का जवाब दिया। हाँ, तो फिर ये भी जानते होगे कि हमारे ख़ानदान में इतनी उम्र के मर्द 3-4 बच्चों के बाप बन चुके हैं। इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। हाँ है, क्या मतलब है तुम्हारा? हारिस की बात अम्मा को काफ़ी ज़्यादा तपा गई थी। मतलब ये कि उन्होंने अगर बलूगत के पहले ही साल शादी कर ली तो मेरा क्या कसूर? वो कदरे झिंझलाकर बोला, देखो मियाँ, ख़ानदान के दूसरे लड़कों ने कब शादी की, मुझे मुझे भी इससे कोई सरोकार नहीं। मैं तो बस तुम्हारे सर पे सहरा देखना चाहती हूँ। तो मेरी प्यारी अम्मा, सहरा बांधने से मैंने कब इनकार किया है? मसला ये है कि आप किसी माकूल लड़की का नाम भी तो नहीं ले रही। तुम्हारी अपनी कोई पसंद नहीं? अम्मा ने खोजती हुई नज़रें उस पर डालीं। अभी तक तो कोई नहीं, उसने कहा। तो अम्मा ने रुकी हुई सांस बाहर निकाली। वो मुस्कुरा कर रह गया। अच्छा, तो फिर तेरे ताया रब नवाज की सलमा मांग लूँ? अम्मा की आंखें भी चमक रही थी। व्हाट? हारिस तो यूं उछला जैसे बिच्छू ने डंग मार दिया हो। जिसे उठने बैठने का सलीका तक तो है नहीं, उससे आप मेरी शादी करना चाहती हैं? हाँ, तो उसमें बुराई क्या है? कैसी बहार जैसी खिलती हुई लड़की है। अम्मा के लहजे में प्यार ही प्यार था। मुझे उसकी बहार ख़ज़ां से कतई कोई दिलचस्पी नहीं। तौबा, लड़की कम छलावा ज़्यादा है। मैंने तो जब भी देखा है दरख्तों पे लटकी नज़र आई है। कम अज़ कम उसका नाम मेरे साथ जोड़ने की बात ना करें। हारिस के यूँ कहने पर अम्मा को पतंगे लग गए। लो भला, अच्छी भली लड़की तुम्हें छलावा लग रही है? कम उम्र की लड़कियां तो खलंडरी होती ही हैं। ये कोई ऐब वाली बात नहीं। कौन सा वो दिन रात दरख्तों पर टंगी रहती होगी?
बहरहाल मुझे अपने घर को सर्कस नहीं बनाना। हारिस ने गोया बात ख़त्म कर दी। अच्छा तो फिर नुसरत कैसी है? हरगिज़ नहीं। नुसरत के नाम पर उसका हलक तक कड़वा हो गया। उसके गुफ्तगू करने का अंदाज़ देखा है आपने? बात कम करती है, हंसती ज़्यादा है। और मुझे ऐसी लतीफ़ा नुमा लड़कियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं, 24 घंटे घी घी के अलावा जिन्हें कुछ आता ही ना हो। लो जी, लड़कियों का हंसना बोलना भी जुर्म हो गया। अम्मा का मूड सख्त ऑफ हो गया। फिर तुम्हारे मामू की रिजवाना मांग लूँ? ओ गॉड, वो तो बेहद सेहतमंद है, जलती है तो ज़मीन हिलने लगती है, गोया आहो बका कर रही हो कि मेरे ऊपर ये तो क्यों चल रही है। गज़ब खुदा का, वैसे भी नहीं है। अम्मा के माथे पर तीवड़ियों की तादाद दुगनी हो गई। सकीना तो अच्छी खासी है ना? अब के लहजे में काफ़ी आस उम्मीद थी। होती कुछ पढ़ लिख लेती। और अम्मा का पारा 7वें आसमान तक पहुंच गया। ना तो तुम्हें आसमान से उतरने वाली हूर पसंद है कोई, या फिर सुरखाब के परों वाली ढूंढूं। वो काफ़ी से ज़्यादा तैश में आ गई थी। ना आसमान से उतरने वाली और ना सुरखाब के परों वाली। मैं तो एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, एंड दैट्स ऑल। तो मैं पढ़ी लिखी कहाँ से तलाश करूँ? अम्मा की परेशानी दीदनी थी। क्या मतलब है आपका? यानी कि शहर भर में पढ़ी लिखी लड़कियों का काल पड़ गया है क्या? वो अच्छा खासा चिढ़कर बोला। अच्छा तो तुम चाहते हो कि गैर ख़ानदान की लड़की बहू बना कर लाऊं? उनको गोया शौक सा लगा। मजबूरी है, ख़ानदान में तो कोई पढ़ी लिखी लड़की नज़र नहीं आती, और अनपढ़ से मुझे शादी नहीं करनी। क्यों, अनपढ़ से शादी नहीं हो सकती? पता नहीं, लेकिन इंसान की अपनी भी कोई पसंद होती है। और आप लोगों ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, तालीम दी, तहजीब सिखाई, अब मैं कॉलेज में लेक्चरार हूँ। तो क्या तालीम ये सिखाती है कि पढ़ लिख कर ख़ानदान की लड़कियों में कीड़े निकालो और गैर ख़ानदान की लड़की से शादी करो? वाह मियाँ वाह, खूब कही तुमने। तुम्हारे जैसा अबू बकर भी तो था, बाप ने जिस लड़की का नाम लिया उसे दुल्हन बना के ले आया, और एक तुम हो। अम्मा तासुब से हाथ मलने लगी। जी हाँ, घर तो ले आए अबू बकर भैया, लेकिन शादी के 3-4 माह बाद तक दुल्हन का मुंह भी तो नहीं देखा था ना। अबू बकर भैया के दिल में कितने अरमान होंगे। आपने अनपढ़ से शादी करवा के उनके अरमानों का खून कर दिया। आए हटो, इतनी अच्छी तो ज़िंदगी गुजरी है उनकी। लग रहा है हारिस का अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। ऑफिस से ज़रा देर हो जाए तो घर में कदम रख नहीं पाते। बेगम साहिबा की गुस्से भरी चिंगार पहले इस्तकबाल करती है। मुझसे ऐसी फर्माबरदारी नहीं हो सकती। अच्छा तो फिर बाप को आ लेने दो, उसके सामने अपनी तकरीर झाड़ना। मेरा दिमाग ना खाओ। गज़ब खुदा का, ख़ानदान में रिश्ते मौजूद होते हुए भी बाहर की लड़कियां देखने जाएं, ये कहाँ का असूल है? अम्मा की ऊंची बड़बड़ाहटें काफ़ी देर तक जारी रहती। अगर अब्बा का हुंकारा ना उभरता कि जो कुछ देर पहले बैठक में गए थे किसी से मिलने। क्यों भाई, क्या साजिशें हो रही हैं मेरे खिलाफ? कमरे में कदम रखते ही वो बोले। साजिशें क्यों होने लगी भला? आपको तो 24 घंटे लड़ाई झगड़ों का ही ख्याल रहता है। औरतों की तरह कंसुइयाँ लेते फिरते हैं। हार इस पर ज़बरदस्त गुस्सा आ रहा था, जो उस पर तो ना निकाल सकी। अपने मियाँ पे उंडेल के रख दिया। वो बेटे से नज़रों ही नज़रों में पूछते हुए बैठ गए। ख़ानदान में शादी करने के खिलाफ है आपका बेटा? क्या? कुछ देर पहले वाली खुशगवारियत मसनूई हैरत में बदल गई। मियाँ साहबजादे, ऐसी फरमाइश तो हमने कभी नहीं की थी माँ बाप के सामने। तुम्हारी अम्मा का नाम लिया गया तो झट सर झुका दिया। अगरचे आज तक उसकी सज़ा भुगत रहे हैं, मगर सर फिर भी झुका हुआ है। अब्बा की बात पे अम्मा ने खड़े तेवरों से अब्बा की जानिब देखा, जबकि हारिस खासा बेजार बैठा था। ख़ानदान की लड़कियों में क्या बुराई है जो बाहर की लड़कियों में नहीं? अब के लहजा तेवर दोनों रोबदार हो गए थे, तो हारिस भी ओखली में मुंह देने के लिए तैयार हो बैठा। ख़ानदान में कोई लड़की पढ़ी लिखी तहजीब याफ्ता हुई तो शादी करूंगा, वरना नहीं। वरना फिर क्यों नहीं? अबू बकर ने भी तो नसरीन से शादी की है। आप समझ नहीं रहे अब्बा जान। वो ज़िद सा हो गया। तो तुम समझा दो मियाँ, मुझसे ज़्यादा समझ वाले हो। डिग्री लेकर ख़ानदान वालों की बुराइयां करना सीख ली हैं तुमने, यही समझ है? लेकिन मेरी बात भी गौर से सुन लो मियाँ साहबजादे। एक तुम्हारी खातिर मैं अपने भाई बहनों को नाराज़ नहीं कर सकता। शादी करनी है तो अपनों में करो, वरना फिर कवारे ही भले हो। अब्बा की गुफ्तगू से सर से पैर तक जलाने का नाम काम दे रही थी। तो ठीक है, मेरी गर्दन भी इतनी पतली नहीं कि मैं अबू बकर भाई की तरह फांसी चढ़ जाऊं। मुझे भी सारी ज़िंदगी कुंवारा रहने में कोई यार नहीं हूँ। शादी ना हुई, कोई खेल हो गया। वो दंदनाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। ये सब तुम्हारी तरबियत का नतीजा है। नेक बख्त के बेटा मुझे आंखें दिखाने लगा है। अब्बा का नज़ला अम्मा पे गिरने लगा तो वो बड़बड़ाते हुए उनकी तरफ से मुँह फेर कर बैठ गई। हारिस से बड़े अबू बकर भैया ने अगरचा बिना चू चरा किए अब्बा के सामने नसरीन के लिए हाँ कह दी थी, लेकिन सबको खबर थी वो दिल से राज़ी हरगिज़ नहीं थे। होते तो शादी के 3-4 माह तक नई नवेली दुल्हन को रातों का इंतज़ार ना बख्शते। नसरीन रात रात भर अपने बिस्तर पर बैठी कट जाती और अबू बकर रात अपने दोस्तों के यहाँ गुजार आते। उसके बाद नसरीन की माँ मैदान अमल में उतरी, और फिर देखने वालों ने देखा
कि उन दोनों माँ बेटी ने जाग जाकर दुआएं की। वही पढ़े लिखे अबू बकर अपनी अनपढ़ बीवी नसरीन के आगे पीछे फिरते नहीं थकते थे। हालांकि नसरीन में ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी। उन्हें घर सजाने संवारने का कतई कोई शौक़ नहीं था। बच्चों की सही तालीम और तरबियत वो नहीं कर सकती थी। किचन का काम वो मारे बांधे करती थी। शौहर की खिदमत यूँ करती कि अक्सर औक़ात अबू बकर अपने काम खुद करते होते नज़र आते। ज़बान चलाना भी खूब जानती थी। ये अल्लाह का करम था कि सास और ससुर के सामने काफ़ी दबती थीं। बहरहाल हारिस ये सारी बातें देखकर काफ़ी कुटता था। उसने एमए किया था और अब अपने ही शहर के कॉलेज में लेक्चरर था। जब आपको कुछ ही साल हुए थे कि अम्मा की तरफ से शादी का जोर शुरू हो गया। वो ऐसी हम सफ़र का ख्वाहा था कि जो उसके साथ चलती तो दुनिया रश्क करती। बहुत ज़्यादा खूबसूरती का ख्वाहिशमंद ना था, लेकिन तहजीब याफ्ता, सलीकामंद और वफाशार की उम्मीद रखता था। अम्मा का छोटा और लाडला बेटा था, लेकिन अम्मा का प्यार शादी जैसे अहम मामले पर आकर कहीं गुम गया था। वो हर सूरत उसकी शादी ख़ानदान में करना चाहती थी और वो जानता था कि उसमें अब्बा की रजामंदी भी है। और फूफो सफ़िया ने यहाँ तक मशहूर कर रखा था, मेरी रिजवाना की बचपन में मंगनी हो चुकी है हारिस के साथ। वो सुनता तो सर पीट लेता। उसका जिगरी दोस्त वासिक भी कभी कभार छेड़ता, यार खुशकिस्मत हो, लड़कियों की अम्माएँ तुम्हें हाथों हाथ ले रही हैं। एक हम ते जूतियाँ घिस गई थीं अपनी मनपसंद लड़की के घर चक्कर लगाते। मनपसंद लड़की के घर जूतियाँ घिसाना मेरी ख्वाहिश है, वो आगे से जल कर जवाब देता। अम्मा अब्बा का इसरार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अम्मा को तो वो राज़ी कर ही लेता, लेकिन अब्बा तो किसी सूरत ना मानते। उन्हें बेटे से ज़्यादा ख़ानदान वालों का पास था। वो सख्त कबीदा खातिर हो गया। नाराज़गी के तौर पर घर में खाना खाना छोड़ दिया। अम्मा इस भूख हड़ताल पर सख्त परेशान थी, जबकि अब्बा ने नोटिस देना भी ज़रूरी नहीं समझा। उन्हीं दिनों उसके रिश्ते के मामूज़ात बाकिर की शादी का हंगामा जाग उठा। बाकिर उससे 5 साल छोटा होने के बावजूद उसका और वासिक का बेहतरीन दोस्त था। अम्मा को इस बात का काफ़ी रंज था कि हारिस से छोटे बाकिर की शादी हो रही है और उनका बेटा अभी तक कमा रहा है। अफसोस अम्मा, अब कौन बेटी देगा मुझे? अम्मा की तशवीश पर उसने मुस्कुरा कर कहा था। ज़हे नसीब, ईद का चाँद कैसे नज़र आ गया आज। दरवाज़ा खोलते ही हारिस पे नज़र पड़ी तो वासिक गर्मजोशी से गले लग गया। यकीनन रास्ता भूल गए होगे, बको मत। तुम्हारे घर का रास्ता तो मुझे नींद में भी याद रहता है, वो उसकी हमराही में चलते हुए बोला। इस सदी का बेहतरीन लतीफ़ा है ये। फिर कभी हंसूंगा। फ़िलहाल तुम अपना रुख रोशन ड्राइंग रूम की बजाय बेडरूम की तरफ मोड़ो। उसे ड्राइंग रूम की तरफ कदम बढ़ाते देखा तो वासिक ने बाजू से पकड़ कर कहा, क्या मतलब, भाभी और बच्चे घर पर नहीं हैं क्या? भाभी की गैर मौजूदगी में ही वो बेडरूम को बकौल भाभी के अपने अताब का निशाना बनाया करते थे। तभी उसने पूछा, गर्मियों की छुट्टियां हैं, नाना नानी के यहाँ छुट्टियां गुजारने गए हैं बच्चे। बेडरूम में दाखिल होते ही हारिस नहायत बेतकल्फ़ी से बेड पर गिर पड़ा, जबकि वासिक मुस्कुराते हुए एसी ऑन करने लगा। उफ, गर्मी बहुत ज़्यादा है यार। हारिस गिरेबान के बटन खोल चुका था। अच्छा, तुम्हें भी गर्मी लगती है? वासिक के अंदाज में शरारत ही शरारत थी। कहते तो यही है लोग कि मेरा शुमार भी इंसानों में होता है, वो जलकर बोला था। ओ आई सी, वैसे जानवरों को भी इंसानों के बराबर ही गर्मी लगती है। गोया तुम कहना क्या चाहते हो? हारिस ने त्योरी चढ़ाई। बाखुदा ऐसा हरगिज़ नहीं कहा मैंने, खुद ही मतलब अखज़ कर रहे हो। क्या बात है, काफ़ी कड़वे हो रहे हो, कौनैन निकल कर आए हो? वासिक के पूछने पर उसने तकिया मुँह पर रख लिया। मजाक ना करो यार, मेरा मूड नहीं है। तकिए के अंदर से आवाज़ आई। वासिक मुस्कुरा कर रह गया। अच्छा चलो, तुम्हें ठंडा शंडा पिलाता हूँ। चाय या काफ़ी तो तुम्हारे मिजाज को मज़ीद गर्मा देगी। शकूर, अबे यार शकूर बोतल के जिन की तरह हाजिर खिदमत हुआ। साहब के लिए कोक ले आओ, और सुनो, कल जो आमों की पेटी आई थी उसमें से आम भी 2 कर ले आओ। शकूर हुक्म सुनकर गायब हो गया। ये कार्ड देने आया था तुम्हें बाकिर की शादी का। हारिस ने कार्ड दिखाया। अच्छा, तो बाकिर साहब भी दूल्हा बन रहे हैं गोया। वासिक ने उसके हाथ से कार्ड लेकर देखा। वैसे यार सारी दुनिया शादीशुदा हो जाएगी सिवाय तुम्हारे। मसला क्या है, कब करोगे शादी? जब मेरे बेटे की होगी तब चचा भतीजा इकट्ठे सहरा बांधोगे क्या? यार वही अम्मा अब्बा की जिद है कि शादी करो तो ख़ानदान में, वरना नहीं। वो थके थके लहजे में बोला। तो क्या कबाहत है, कर लो शादी। कबाहत यह है कि ख़ानदान में कोई भी पढ़ी लिखी नेक परवीन नज़र नहीं आई मुझे, वरना कर लेता। अनपढ़ जाहिल मुझे कबूल नहीं। देखो यार, अनपढ़ और जाहिल औरत को तुम एक कैटेगरी में नहीं रख सकते। दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। बहुत सी पढ़ी लिखी ख़वातीन जाहिलहाना गुफ्तगू करने में अपना कोई सानी नहीं रखती, जबकि बहुत सी अनपढ़ ख़वातीन पढ़ी लिखी से ज़्यादा बेहतर होती हैं। अच्छा, तो ख़वातीन की ये किस्म कहाँ पाई जाती है? मरीख़ पर? हारिस का अंदाज़ इस्तेहज़ाइया था। दूसरी किस्म तो मेरे अपने घर में मौजूद है। मेरी बीवी की सूरत यकीन मारो, तुम्हारी भाभी अपना नाम तक नहीं लिख सकती, लेकिन कोई उसके अंदाज़ व अतवार देखकर शुबा भी नहीं कर सकता कि वो पढ़ी लिखी नहीं। वासिक अपनी बीवी का जिक्र काफ़ी शीरीं लबो लहजे में कर रहा था। हारिस की मुस्कुराहट गहरी हो गई।
वैसे भी मेरा नज़रिया तो ये है कि औरत जैसी भी हो, शौहर उसे अपने मनपसंद रूप में ढाल सकता है और उसके लिए किसी मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत कारगर साबित होती है। बस या मज़ीद लेक्चर सुनना पड़ेगा मुझे। वासिक की ज़रा देर की खामोशी हारिस को बेजारी ज़ाहिर करने का मौका दे गई। और ये कहना है मेरे भाई के सलीकामंद औरत की पहचान उसको देखकर नहीं बल्कि उसका घर देखकर होती है, ख़ासकर उसका बाथरूम और किचन देखकर। ये दोनों जगह साफ़ होंगी तो समझो औरत सुगड़ है। औरत के सलीके की सनों की पहचान पर हारिस ज़ोर से हंस पड़ा। हंसने की बजाय मेरे घर का किचन और बाथरूम देख लो। ईमान से यूं लश्कारे मार रहा है कि तुम्हारा वहीं बिस्तर लगाने को दिल चाहेगा। वासिक की बात पर उसकी हंसी मज़ीद तेज़ होगी। वो मुंह बनाकर रह गया। मेरा मुस्तकबिल में किचन या बाथरूम में सोने का कतई कोई इरादा नहीं। मुझे तो तुम माफ़ ही रखो। ये जगह सोने के लिए तुम्हें ज़्यादा सूट करती हैं। फजूल मत हाँको। मैं तो तुम्हारी भाभी के सलीके की मिसाल दे रहा था और मैं भाभी के मुतालिक तुम्हारी कसीदा गोई का सदके दिल से मोतरफ़ हूँ। फ़िलहाल तुम मुझे खिलाने पिलाने का बंदोबस्त करो। खाली पेट तुम्हारा लेक्चर मेरी सेहत पर बुरे असरात मुरतब कर सकता है। और हाँ, ये शकूर का बच्चा हर काम 2 घंटे से कम में करने को तैयार नहीं। ओए शकूर, कहाँ मर गए हो? उसने चिंगाड़ कर शकूर को आवाज़ दी। हारिस ने कानों में उंगलियां ठूंस ली थी। शकूर हाँफता काँपता हाजिर हुआ। गधे कहीं के, आदत के मुताबिक पहले 2 बोतलें अपने अंदर उंडेली होंगी, फिर हमारे लिए लाए हो। शकूर से ट्रे लेते हुए वासिक ने कहा। एक गिलास हारिस की तरफ बढ़ा दिया। अब मुंह क्या देख रहे हो मेरा? जाओ आम धोकर लाओ। शकूर को लताड़ने के बाद वासिक की तरफ मतवज्जा हुआ। वैसे मेरा मशवरा तो यही है कि तुम अपनों में शादी कर लो। गैर लड़की का क्या भरोसा कि इस मिजाज की निकले। वासिक की बात पर हारिस ने खशमगी निगाहों से उसे देखा। अपने नामाकूल मशवरे अपने पास ही रखो और इस टॉपिक को चेंज कर दो तो ज़्यादा बेहतर है। एक ही जिक्र सुन सुनकर मेरे तो कान पक गए हैं। ओह, तो ये परेशानी वाली बात है। अपने तो जैसे तैसे कबूल कर लेंगे, मगर वो गैर ख़ानदान वाले बहरे को अपनी बेटी हरगिज़ नहीं देंगे। अब कैसी होगी तुम्हारी शादी? वासिक ने यूं परेशान होकर कहा जैसे हारिस हकीकतन बहरा हो गया हो। फिर बकवास की तुमने? हारिस ने हाथ में पकड़ा खाली गिलास उसकी तरफ उछाला जिससे उसने कैच कर लिया था। क्या कर रहे थे यार? 1 हफ्ता हुआ है अभी इस सेट को। बेगम ने कोयटा से मंगाया है। टूट जाता ना तो मेरा सर तोड़ देती वापस आकर। वासिक ने गिलास साइड टेबल पर रख दिया। अच्छा है, तोड़ दें। इस सर में भूसे के अलावा और है ही क्या? अच्छा, अब शकूर की खबर लो। सुबह से आम धोने गया है, देखो कहीं साबुन से तो नहीं धो रहा। मैं खुद ही ले आता हूँ। हंसते हुए वासिक कमरे से बाहर निकल गया। बाकिर की शादी वाली रात ज़बरदस्त हंगामा था। सारा ख़ानदान जमा था और हारिस के बकुल वो नमूने भी जो अम्मा उसके गले में डालना चाहती थी। चूँकि शादी अपनों में ही हो रही थी, पर्दे की पाबंदी नहीं थी। घर से बाहर टेंट के नीचे कुर्सियां डली हुई थी जिन पर फ़िलहाल ख़ानदान के बुज़ुर्ग और दीगर दोस्त अहबाब विराजमान थे। ख़ानदान के नौजवान घर के अंदर रौनकें देखने में घर में मौजूद थे। हारिस को भी अम्मा ने अंदर बुला भेजा था। वो जानता था किस लिए। जब ही अपने साथ वासिक को भी ले गया। वासिक उसका बचपन का दोस्त था। बचपन से ही घर में आता जाता था। दोनों की माएँ एक दूसरे की बेहतरीन सहेलियाँ थीं, जिसकी वजह से वासिक से भी बेतकल्फ़ी थी। उस वक्त वो दोनों बरामदे में एक चारपाई पर बैठे सहन में होने वाली कार्रवाइयाँ देख रहे थे कि जहाँ रंगीन आंचल इठलाते जिस्मों पर खुशबुएं बखेरते लहरा रहे थे। इतनी अच्छी मनमोहनी लड़कियां तो हैं, कोई एक पसंद क्यों नहीं कर लेते? दूर ढोलक की थाप पर हलक फाड़ती लड़कियों की जानिब इशारा करते हुए वासिक ने कहा। मेरा इतना दिल गुर्दा नहीं है। वो मुंह बनाकर बोला। देख नहीं रहे कैसे कार्टूनों की तरह लेपापोती कर रखी है इन्होंने? असल शक्ल को मज़ीद हवलनाक बना दिया है। बुरी बात हारिस, सूरत की बजाय सीरत देखनी चाहिए। वासिक ने टोकना मुनासिब समझा। मैं भी इस बात का कायल हूँ, मगर मसला ये है कि यहाँ आइए अब्बा जान। अब्बा के साथ एक और साहिब को आता देखा तो वो एहतरामन खड़ा हुआ। बेटा, इनसे मिलो, ये मेरे बहुत अच्छे गहरे दोस्त हैं, गुलाम रसूल। अब्बा ने तारुफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बरखुरदार। भाई इकराम। हारिस ने तो अबू बकर से भी बड़ा काट निकाला है। चचा गुलाम रसूल ने उसका शाना थपथपाते हुए कहा। वो मुस्कुरा दिया। भाई ये मेरे मामूजाद भी होते हैं। अब्बा ने एक और तारुफ कराया। जी मैं जानता हूँ, वो मामूजाद जो काफ़ी साल पहले मुल्तान जा बसे थे। उसने तस्दीक चाही तो अब्बा ने इस बात में सर हिला दिया। चचा जान, आप तो मुल्तान जाकर हमें भूल ही गए। कभी कभार तो चक्कर लगा जाते। बस बेटा, गमे रोज़गार ने इधर उधर झांकने ही नहीं दिया। दूसरा, बच्चों को भी मुल्तान रास आ गया था। अब ट्रांसफ़र हुआ है तो आना नसीब हुआ। बच्चों की तालीम भी मुकम्मल हो चुकी है, लिहाजा अब तो मुस्तकिल यहाँ सेटल होने का प्रोग्राम है। चचा गुलाम रसूल ने तफसील बताई। ये तो बहुत अच्छी बात है, हारिस ने खुशदिली से कहा। चचा गुलाम रसूल उसके बचपन में उनके घर के सामने ही क़याम पजीर थे। रिश्तेदार तो और भी बहुत थे, लेकिन उनकी और अब्बा की एक दूसरे के साथ गाढ़ी छिनती थी। जब देखो एक दूसरे की बैठक में पाए जाते।
चचा नेशनल हाईवे में एसडीओ थे। उनका ट्रांसफ़र मुल्तान हुआ तो बीवी बच्चों समेत वहीं सुकूनत इख्तियार कर ली और अब 16-17 सालों बाद वापस अपने शहर की शक्ल देखी थी। तुम जाओ बेटा, मैं गुलाम रसूल के साथ उसकी गाड़ी में आ जाऊंगा। अब्बा ने उसे खड़े देखा तो कहा। वो उस बात में सर हिलाता अपनी कार की सिमत बढ़ गया। थोड़ी देर बाद बारात दुल्हन के घर की तरफ रवाना हो चुकी थी। दुल्हन के घर बारातियों का इस्तकबाल नहायत शानदार तरीके से किया गया। दुल्हन की सहेलियों ने बारातियों पर फूलों की पत्तियां निछावर की थी और ऐसा चूंकि उनके ख़ानदान में पहली बार हुआ जब भी बाकर की गर्दन फ़ख्र से अकड़ गई थी। शादी भी चूंकि अपनों में हो रही थी जब भी सारा इंतज़ाम दुल्हन के घर ही बड़े से सहन में किया गया था। अलबत्ता मर्दों के लिए बाहर टेंट लगे हुए थे। वासिक और हारिस सहन में रखी कुर्सियों पर बैठे थे। इर्द गिर्द लड़कियों के कहके गूंज रहे थे कि एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ में मसरूफ़ थी। वासिक, यार ज़रा बाहर आना, अब्बा बुला रहे हैं। हम बाकिर के बड़े भाई वासिक को बाहर ले गए। वो अकेला बैठा इधर उधर देखता रहा। कुछ फासले पर लड़कियां ढोलक पर गीत गा रही थी। हारिस की नज़रें गैर इरादी तौर पर उनकी तरफ उठ गई थी। सब की तरफ से होते हुए उस एक चेहरे पे आके नज़रें रुक गई थी। वो जो कोई भी थी, बहरहाल इस तकरीब में मौजूद सब लड़कियों से बेहद मुनफरिद थी, सबसे जुदा और उस तकरीब का मरकज़ लग रही थी। दूसरी लड़कियों की तरह गला फाड़ फाड़ कर गाने की बजाय वो तालियां बजाने पर इक्तफा कर रही थी। होंठों पर धीमी सी मुस्कान थी। हारिस की धड़कनें तेज़ हो गई थी। कौन हो सकती है? उसकी नज़रें मुसलसल उस पर टिकी थी। सब्ज़ मेहंदी रंग के कुर्ते जिसकी आस्तीनों और गले पर नगों वाली लेस लगी हुई थी, साथ में गोल्डन पजामा और खुस्सा, वो जो कोई भी थी हारिस के दिल में उतरती चली गई थी। वो बेचैन सा हो गया था। लड़की वहां से उठकर कहीं चली गई थी। हारिस के लिए गोया महफिल ही बेरंग हो गई। वो खड़ा हो गया था। दुल्हन की सहेली होगी, अपने ख़ानदान में तो ऐसी कहाँ। दिल ही दिल में उसके बारे में सोचता वो पिछला सहन क्रॉस कर रहा था जब कोई चीज़ धम से उसके साथ आ टकराई। ओ आप, वो वही थी। हारिस को हर सू रोशनी महसूस होने लगी, जबकि उससे टकराने के बाद वो सख्त गुस्से में लग रही थी। आंखें घर रख के आए हैं क्या? इंतहाई नफीस और प्यारी सी आवाज़, मगर लहजा नहायत गुस्सीला। हारिस ने देखा उसकी कलाइयों में पड़ी दो चार चूड़ियाँ टूट गई थी जिन्हें वो साफ कर रही थी। आई एम सॉरी, अंधेरे की वजह से आप पर नज़र नहीं पड़ी, लेकिन आप भी देकर चल सकती थी। अपनी गलती मेरे सर मत थोपिए, रास्ता दीजिए। वो जाने के लिए तैयार हुई। एक्सक्यूज़ मी, ज़्यादा चोट तो नहीं आई? मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो बताइए, हारिस जल्दी से बोला। जी नहीं शुक्रिया, मैं अपने ज़ख्म खुद ठीक करना जानती हूँ, वो दरश्ती से बोली। बाजी, अम्मा कह रही हैं जल्दी आओ घर। अम्मी अकेली होंगी, अब्बू बुला रहे हैं। दूर बरामदे में किसी लड़की ने आकर उसे पुकारा तो वो जल्दी से चली गई। उसके बाद शादी की तमाम रस्मों में वो बेदिली से शिरकत करता रहा। वासिक ने उसकी बेजारी महसूस कर ली थी, पूछा भी, मगर हारिस टाल गया। क्या बताता कि एक अजनबी निखरी रंगत और बड़ी आंखों वाली लड़की पर दिल आ गया है। बाकी की शादी उसके लिए तो नहायत खुशगवार साबित हुई थी। एक ऐसी लड़की से मुलाकात हुई जो उसकी नींद सुकून अपने साथ ले गई। दिल में खूबसूरत जज्बात पैदा हो गए थे, लेकिन साथ ही साथ वो परेशान भी हो जाता कि जब ये सोच जहन में आती कि वो उसे कहाँ तलाश करेगा। अपने ख़ानदान की तो वो हरगिज़ नहीं लग रही थी। होती तो अम्मा या नसरीन भाभी तज़किरा ज़रूर करती, सो उन दिनों वो खुशो खुशू से उसकी एक झलक देखने के लिए अल्लाह मियाँ से दुआ गो था, अगरचे अब मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। उस रोज़ अब्बाजान अपने एक बीमार दोस्त की इयादत के लिए जा रहे थे तो हारिस वासिक को गाड़ी समेत बुला लाया। अब्बा ने मना तो बहुत किया था, लेकिन वो उन्हें रिक्शे टांगों पर सवार करके तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। जब ही गाड़ी मंगवा ली, अब्बा को मतलूबा दोस्त के घर छोड़कर वो कॉलेज रोड से वापस आ रहे थे। गाड़ी हारिस चला रहा था। इर्द गिर्द ट्रैफिक नहायत कम थे। इक्का दुक्का गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल कभी कभी गुजर जाते। जब भी हारिस हस्बी आदत तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था। दोनों बाकिर की शादी के बाद उसके रवैये पर तबसरे कर रहे थे जब अचानक सामने से गाड़ी नज़र सामने से गाड़ी आती नजर आई। हारिस बदहवास सा हो गया। दोनों गाड़ियां एन सामने आकर रुकी थी। महज 3-4 कदम का फासला था। मेरे खुदा, हारिस ने सर पर हाथ फेरा। कौन अनाड़ी है ये? और दूसरी गाड़ी से जो अनाड़ी भिन्ना कर बाहर निकला उसे देखकर हारिस की बाछें खिल गई। ए मिस्टर, बाहर निकलिए, वो हुक्म दे रही थी। हारिस कैसे ना मानता। झट बाहर निकल गया, जबकि वासिक हवंक बना कभी हारिस को तो कभी उस दुबली पतली नाजुक सी महाजबीन को देख रहा था। आप रोड पे गाड़ी चला रहे थे या मौत के कुएं में? उसकी आंखों में हल्की सी शनासाई उभरी, लेकिन फिर कुछ देर पहले वाला मंजर याद आया तो फौरन गुस्से में बोली। आप जो समझे, वो शरीर लहजे में बोला। वो सुलग कर रह गई। गाड़ी चलाना नहीं आती तो घर में बैठकर आराम करें। सड़कों पे अपने करतब दिखाकर दूसरों की जानें तो ना लें। उसके साथ गाड़ी में मौजूद बकिया चारों लड़कियां भी बाहर निकल आईं। बाखुदा, मैंने तो किसी की भी जान नहीं ली। ये तो सरासर आपका काम है, हारिस ने कहा तो वासिक ने सर से पैर तक उसे देखा। इस फजूल गोई से क्या मतलब है आपका? वो लड़ने मरने पर तैयार होगी। बस करो, वापस चलते हैं, एक लड़की ने उसे ठंडा करना चाहा। बस क्यों करूं? इनकी नालायकी की वजह से हमारी जान चली जाती तो क्या होता?
इस ज़मीन पर बसने वाले शुक्र का सांस लेते। वासिक ने पहली मर्तबा गुफ्तगू में हिस्सा लिया। आप चुप रहिए मिस्टर, गाड़ी ये चला रहे थे, मैं इनसे मुखातिब हूँ। उसने उसे डपट दिया तो वो हाथ बांधे मुअद्दब बनकर खड़ा हो गया। गलती आपकी है, बिना आगे पीछे दाएं बाएं देखे गाड़ी चलाने को किसने कहा था? व्हाट? गलती मेरी है? हारिस की बात पर वो चीखी। देखिए, मैं तो आज तीसरा दिन है ड्राइविंग सीख रही हूँ, कसूर तो आपका है। गाड़ी यूँ चला रहे थे जैसे सारी सड़क खरीद ली हो। मोहतरमा, तीसरा दिन है ड्राइविंग सीखते हुए और गलती भी आपकी नहीं। ये खूब रही। हारिस का अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। चलो अब बस करो, हमारी भी शामत आई हुई थी जो तुम्हारे साथ आ गए। ईमान से फरिश्ता इज़राइल पंखे झल झल के वापस गया है। चलो वापस। शहजाद भाई को पता चला तुम उनकी गाड़ी ले आई हो तो सख्त गुस्से होंगे, उसकी दोस्त ने कहा तो वो मुंह फुलाकर गाड़ी में बैठने लगी। रुको, तुम ठहरो, इनसे कहते हैं मोर काट दे। ऐसा ना हो फिर किसी दरख्त पे दे मारो। घर तक तो सही सलामत पहुंच जाए। उसकी सहेली ने उसके हाथ से चाबी ले ली थी। इतना ही खौफ था तो मेरे साथ आई क्यों थी? उस वक्त तो बहुत पुरजोश हो रही थी। उसकी ज़ोरदार बड़बड़ाहटें जारी थीं। हारिस मुस्कुराता हुआ उससे चाबी लेकर गाड़ी में जा बैठा। वासिक ने अपनी गाड़ी पीछे की तो उसने मोड़ काटा। ये लीजिए। गाड़ी मोड़ काट चुकी थी। उसने चाबी उसको थमाई, खुद वासिक के पास गाड़ी में जा बैठा। पेशतर इसके कि वो गाड़ी निकाल कर आगे जाती, वासिक अपनी कार आगे बढ़ा चुका था। क्या मुसीबत है, थोड़ी देर रुक नहीं सकते थे? हाँ, हारिस की झंझलाहट काबिल दीद और वासिक की हैरानी बजा थी। ये चक्कर क्या है? कुछ नहीं, हारिस ने बाहर देखना शुरू कर दिया। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, और जो कुछ है वो अलिफ से ये तक सुना दो, वरना फिर ये मेरी और तुम्हारी आखिरी मुलाकात होगी। वासिक की धमकी कारगर साबित हुई और हारिस ने अपनी जागती रातों के ख्वाब जो उस लड़की के नाम मंसूब कर चुका था, जिसका नाम भी नहीं जानता था, उसे बता दिए। शादी के लिए अम्मा का इसरार और उसकी झिल्लाहट दो चंद होती जा रही थी। उससे मुलाकात के बाद हारिस ने भूख हड़ताल ख़त्म कर दी, जिसका अम्मा ने कुछ और ही मतलब निकाला। वो समझी शायद ये अब शादी के लिए राज़ी हो गया है, लेकिन हमेशा की तरह इनकार करने की बजाय टाल मटोल कर देता। उस दिन कॉलेज जाने से पहले अम्मा ने उसे धर लिया। बैठो और खामोशी से मेरी बात सुनो। उसे चारपाई पर बैठने का इशारा किया। देर हो रही है अम्मा। नहीं हो रही, बैठ जाओ। वो अम्मा के करीब चारपाई पर बैठ गया। फिर क्या सोचा तुमने, गुलाम रसूल की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता डाल आऊँ? अम्मा प्लीज़। वो झुंझलाकर खड़ा हो गया। अभी कुछ दिन सब्र कर लें। ना तो और कितने दिन सब्र करूँ मैं? बस मैंने कह दिया मैं आज ही भाई गुलाम रसूल के घर जाऊँगी। गज़ब खुदा का, इतनी अच्छी लड़की है, उनकी पढ़ी लिखी, और क्या चाहिए? पढ़ी लिखी होना ही तुम्हारी शर्त थी ना, तो अब क्यों इनकार कर रहे हो? आप नहीं समझ सकती। वो मज़ीद कुछ बोले बगैर बाहर निकल गया। अम्मा ने हाथ में पकड़ी छुरी और करेला तसले में पटक दिया। आजकल वो शिद्दत से उसकी दीद का ख्वाहिशमंद हो रहा था, इसलिए नहीं कि वो उसकी सूरत देखना चाहता था, बल्कि इसलिए कि वो इस बार बिना किसी झिझक के अपने दिल का हाल उस पर आश्कार करना चाहता था। अम्मा अब्बा के बढ़ते हुए इसरार की वजह से उसने घर भी देर से आना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से दोनों नाराज़ हो गए थे। ज़िंदगी काफ़ी बेरंग और खुश्क सी हो गई थी। उसी बेरंग और रौनक ज़िंदगी में वो एक दिन हारिस को ठंडे झोंके की मानिंद बुक शॉप पर किताबें खरीदती नज़र आई। एक्सक्यूज़ मी उसके करीब जाकर गला खंकारने के साथ मतवज्जा करने के लिए कहा तो उसने बेसाख्ता मुड़कर देखा था। आंखों में शनासाई की चमक उभर आई थी। आपने मुझे पहचाना? हारिस ने बड़ी याद से पूछा। जी बिल्कुल, आप वही हैं जिन्होंने 2 बार मुझे इज़राइल से मिलवाया। उसकी बात पर वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिए। चलिए मान लेते हैं। वैसे क्या आप इतनी ही नाजुक हैं कि महज चूड़ियाँ टूट जाने से इज़राइल से मुलाकात का तसव्वुर करने लगती हैं? वो किताबें उठाकर बाहर निकली तो वो भी पीछे पीछे हो लिया, जिस पे वो हैरान थी। आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। उसके लहजे में एकदम रुखाई आ गई। वो संभल सा गया। आप प्लीज़ अपने रास्ते पर जाइए, मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? वो रुक गई। इनफैक्ट मुझे आपसे एक बात कहनी थी। जी फरमाइए। यहाँ नहीं, नज़दीक किसी रेस्टोरेंट में बैठकर। देखिए, इस छोटे से शहर में मैं किसी गैर महरम के साथ होटल वगैरह में बैठना कम अज़ कम अफोर्ड नहीं कर सकती, लिहाजा माजरत। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही वो बोली, चलिए फिर यहीं कह देता हूँ। हारिस ने अपनी हिम्मत जमा की। अगर मैं कहूँ कि आप मुझे अच्छी लगने लगी हैं तो? गहरी निगाहें उस पर जमा कर हारिस ने कहा तो वह हकीकतन हैरान रह गई। थोड़े से तौक़ुफ़ के बाद उसने कहा, तो मैं ये कहूँगी कि यूँ सरेराह बहुत सी लड़कियाँ बहुत से लड़कों को अच्छी लगने लगती हैं। अभी मैं आपको अच्छी लग रही हूँ, 2 कदम आगे जाएंगे कोई और नज़र आई तो वो भी आपको अच्छी लगने लगेगी। उसने हारिस की बात को यकसर मजाक में उड़ा दिया। प्लीज़, मैं सीरियस हूँ। हारिस को सख्त बुरा लगा था। और नॉन सीरियस मैं भी नहीं। आप अपना वक्त ज़ाया करें, बेहतर यह है आप अपना रास्ता नापिए, मैं अपना। मेरे लिए ये बेहतर नहीं, बल्कि आप अपना एड्रेस बता दें, मैं अपने वालिदैन को भेजूँगा आपके घर। हारिस उसकी दिल जलाने वाली बातों के बावजूद साबित कदम खड़ा रहा। बेकार है, क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ और मैं इनकार कर दूँगी। साफ लफ्ज़ों में इनकार करती वो आगे बढ़ गई और वो वहीं खड़ा उसे गुम होते देखता रहा। चेहरे से शिकस्त के आसार नुमायाँ थे। बात ही ख़त्म हो गई थी। वो मज़ीद क्या कहता या करता।
ख़ानदान की लड़कियों के लिए ये खबर रूह फरसा थी कि हारिस ने शादी के लिए हाँ कह दी थी, जबकि वासिक के नज़दीक ये उस सदी की हैरान कुन खबर थी। अम्मा और अब्बा की खुशी दीदनी थी। उसके मुंह से इनकार सुनने के बाद वो सख्त रंजीदा था। हफ्तों इसी बात का गम मनाता रहा। फिर अम्मा की परेशानी का ख्याल आया तो फरमाबरदार बेटे की तरह चचा गुलाम रसूल की बेटी के लिए हाँ कह दी। अम्मा की तो दिली मुराद बर आई। दूसरे ही दिन नसरीन भाभी के हमरा चचा के घर चली गई। 3 घंटों के बाद वापसी हुई तो दोनों के चेहरों से सरशारी छलक रही थी। अम्मा ने आते ही उसे लिपटा लिया। 1 हफ्ते की मोहलत मांगी है नुसरत भाभी ने, जानती हो हाँ कह देंगे। मोहलत तो दुनिया दिखावे के लिए मांगी है। मेरा बेटा ऐसा है जिसे इनकार किया जाए? शहज़ादा है शहज़ादा, उसकी पेशानी पर चूमते हुए अम्मा खुशी से कह रही थी। उनका बस नहीं चल रहा था कि पर लग जाएं वो उठती फिरे। उनके चहीते बेटे की ख्वाहिश के मुताबिक पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़की मिली थी। खुश क्यों ना होती? और वो जिसका रिश्ता तय हो रहा था उन सब बातों से बेनियाज बना हुआ था। क्या कहता अम्मा से कि उनके शहजादे जैसे बेटे को कोई लड़की बुरी तरह रिजेक्ट कर चुकी है। 3 माह बाद उसकी शादी की तारीख रख दी गई। इतनी लेट इसलिए कि कोको इम्तहानों के बाद शादी करना चाहती थी। हारिस के दोस्त बढ़ चढ़ कर शादी की तैयारियों में हिस्सा ले रहे थे और उसका ये हाल था कि बस नहीं चल रहा था सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाए। चेहरे पर हमा वक्त 12 बजे रहते, दोस्त हंसाने की कोशिश करते तो वो ढीठ बना बैठा रहता। फिर उसकी शादी वाली रात भी आ गई। दूल्हा बनने के बाद उसकी सज धज ही निराली लग रही थी। अम्मा बलाएं लेते नहीं थक रही थी। वो चेहरे पर संजीदगी तारी किए हर रस्म में शिरकत करता रहा। ना हंसने की तो गोया कसम खाई हुई थी। यहाँ तक कि दुल्हन की रुखसती हो जाने के बाद जब घर पे दोनों को साथ बिठाया गया तो मूवी बनाते वासिक ने तंग आकर कहा, यार हारिस हद होती है, कुछ तो होंठों को फैलाओ, पता तो चले कि शादी हो रही है। तुमने तो यूँ शक्ल बना रखी है जैसे तुम्हें अगवा करके लाकर साथ बिठा दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, इतने हवंग तो दूल्हा बने हम भी नहीं लग रहे थे। अबू बकर भैया ने चुटकुला छोड़ा, सब में ज़ोरदार कहका लगाया। वो पहलू बदल कर रह गया। हारिस ने तो यूं शक्ल पर मस्कीनी तारी कर रखी है जैसे इसे शादीशुदा ज़िंदगी के ज़ालिमाना हालात का पहले से पता हो। सज्जाद की बात पर फिर फलक शगाफ कह के गूंजे थे। यही नहीं, उसके पहलू में मौजूद गठरी में से भी हंसने की आवाज़ आई थी। मजबूरन उसे भी होंठ फैलाने पड़े। तमाम रसूमात वगैरह से फारिग होने के बाद दुल्हन को उसके बेडरूम में ले जाया गया और हारिस ने नोट किया कि दुल्हन बेहद दुबली पतली सी लग रही थी। तकरीबन 2:30 बजे उसे भी दोस्तों के सवालात जवाबात से निजात मिली और वो थके थके अंदाज में कमरे की जानिब चल दिया, जहाँ नसरीन भाभी और उसकी नन्ही भतीजी नेक वसूल करने के लिए खड़ी थी। उनसे निमट कर वो बोझल दिल लिए कमरे में दाखिल हुआ जहाँ गुलाबों और खुशबुओं का राज था। आज की रात उसके अंदर थोड़ी देर पहले वाली कसाफत मिटने सी लगी। देखा दुल्हन साहिबा बेड पर शाहाना अंदाज में तशरीफ़ फरमा थी। उसे नज़रअंदाज करता हुआ बाथरूम में घुस गया। अच्छी तरह से शावर लेने के बाद बाहर बरामद हुआ तो देखा दुल्हन साहबा पहले वाली पोजीशन में जूं की तूं बैठी थी। वाह भाई, बड़ी सख्त जान है, दिल ही दिल में कहता आईने के सामने जा खड़ा हुआ। 15 मिनट बालों में ब्रश फेरा, दुल्हन नहीं हिली। उसे भी कोई दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी आहिस्ता रवि से चलता बेड के किनारे आ बैठा। जेब में से मखमली डब्बियाँ निकाली और दुल्हन की तरफ उछाल दी। ये लीजिए, पहन लीजिए, उसने कहा था और एक कोहनी बेड पर रखकर नीम दराज सा हो गया। चश्मे तसव्वुर में उस दुश्मन जान का चेहरा आ गया था जो 3 मुलाकातों में ही सब कुछ हो गई थी। उसकी अचानक ही दुल्हन ने अंगूठी उठाकर हाथ उसकी आंखों के सामने कर दिया। वो सटपटा सा गया। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? हाथ बेहद खूबसूरत थे, वो नज़रअंदाज कर गया। ये नॉनसेंस नहीं हाथ है, तौबा, दिमाग के साथ नज़र भी कमज़ोर है, घूंघट में से झल्लाकर कहा गया। वो हैरान परेशान घूंघट की तरफ देखता रहा। आवाज़ मानूस लग रही थी। किसकी थी ये सोचने का वक्त नहीं था। ऐसे क्यों साकत हो गए हैं? अंगूठी पहनाइए, हुक्मिया अंदाज था। वो मज़ीद बौखलाया। तौबा कहते ही घूंघट दुल्हन ने खुद ही उलट दिया। आप तो अच्छे खासे बेवकूफ़ हैं, दुल्हन का घूंघट उठाना भी नहीं जानते। यकीनन ख़ानदान की पहली दुल्हन हूँ जिसने अपना घूंघट खुद ही उल्टा है, और ये बात बाइस एजाज़ नहीं, बाइस शर्मिंदगी है। दुल्हन की ज़ुबान कैंची की तरह चल रही थी और उसे तो हकीकतन सदमा हो गया था। एक टुक उसके हसीन व जमील रूप को देखे जा रहा था। सुनिए, आप ठीक तो है ना? परेशानी में हारिस का बाजू हिलाया तो वो दम से उसके सामने बेड पर गिर पड़ा। वो मज़ीद परेशान हो गई। अरे इन्हें क्या हुआ? सुनिए प्लीज़, देखिए ये सब मजाक था, आप होश में आइए। ज़रतार भारी दुपट्टे से पंखा जलती वो कुछ देर पहले वाली नहीं लग रही थी। अचानक ही हारिस ने एक आंख खोलकर उसे देखा और फिर उसका बाजू पकड़कर अपने ऊपर झुका लिया। कुछ देर पहले वाली बोल्डनेस रुखसत हो गई थी। अब चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी और हिजाब की सुर्खी फैली हुई थी। आज पता चला है मुझे कि खुशी से हार्ट फेल कैसे होता है। उसके चेहरे के एक एक नक्श को दिल में उतारता वो सीधा हो बैठा। हदिया के दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो रही थी कि उसके करीब बैठे हारिस को भी महसूस हो रही थी। आप बहुत वो हैं। शर्मगी लहजा, झुकी पलकें, हारिस का निसार हो जाने को दिल चाहा।
और तुम बहुत वो नहीं हो, इतना मुझे तंग किया, पूरे 3 माह मजनू बिना बना फिरता रहा। वो वो उसकी चूड़ियों से खेलते हुए पूछ रहा था। वो मुस्कुराती रही। तुम मुझे जानती थी ना मैं कौन हूँ? जी हाँ, पहली ही मुलाकात में मुझे पता चल गया था कि आप अंकल इकराम के बेटे हैं। फिर जब मैंने तुमसे अपने दिल की बात कही तो तुमने सख्त रवैया क्यों रखा? बस आपको तंग करने को दिल चाहा था, वो धीमी आवाज़ में बोली। हारिस और करीब हो गया। हदिया की सांस तेज़ हो गई थी। फिर वो उसकी बिंदिया मांग में रखते हुए बोला, फिर क्या? आपकी अम्मा चूंकि पहले ही हमारे घर इशारों इशारों में बात कर गई थी, लिहाजा जब आपने मुझसे इजहार किया तो मुझे हैरानी हुई कि आंटी आपको बताकर हमारे घर नहीं आई थी। तभी मैंने आपको तंग करने के लिए कह दिया था। और वो सब और वासिक भाई भी इस मजाक में शरीक थे। वो बता रही थी। हारिस के दिल के अंदर की रोशनी बढ़ती जा रही थी। वासिक के तो मैं बाद में कान खींचूंगा, पहले तुमसे तो दो दो हाथ कर लूँ। हाय नहीं कहते ही हदिया ने बेड से नीचे छलांग लगानी चाहिए, लेकिन हारिस के मजबूत गिरफ्त अब उसे मज़ीद दूर नहीं जाने दे सकती थी। जुदाई का मौसम बीत चुका था। इसके साथ ही इस छोटी सी लव स्टोरी का यहाँ अख्ताम होता है। कल इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ ज़रूर हाजिर होंगी। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।